हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे BES 129 जेंडर, विद्यालय और समाज। इस वीडियो में हम BES 129 के सभी यूनिट को कवर करने वाले हैं। BES 129 के पूरे बुक में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। बिना समय गवाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है जेंडर का सामाजिक परिप्रेक्ष्य। सामाजिक परिप्रेक्ष्य से पूर्व जेंडर का संबंध भाषा से था, जो आज भी है। अब यदि सामाजिक संदर्भों में इसे देखने का प्रयास करें तो जेंडर का संबंध लिंग से है। यह कहा जा सकता है कि आज भी जेंडर को लिंग ही माना जाता है। जिस तरह भाषा में शब्दों के वर्गीकरण के लिए उसके सामाजिक व्यवहार को आधार बनाया गया और उन्हें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग व न्यूट्रल रूप में विभाजित किया गया, उसी प्रकार सामाजिक संरचना में लिंग मतलब सेक्स को सामाजिक प्रक्रिया के तहत स्त्री और पुरुष की निर्धारित भूमिका में डाला गया। स्त्री और पुरुष दोनों ही जैविक संरचना है, यह सत्य है, इन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन इसकी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक भूमिका का निर्धारण जब किया जाता है तो उनके अपने स्वतंत्र अस्तित्व पर प्रश्न अंकित हो जाता है, जिसका जवाब जेंडर देता है। जेंडर अस्मिता के पहचान का सबसे मूल घटक है, जो हमें स्त्री और पुरुष की निर्धारित सीमा को परिभाषित करने और दुनिया को देखने के नजरिए की नाटकीय भूमिका को बताता है। अगला टॉपिक आता है नारीवादी परिप्रेक्ष्य में पितृसत्ता। अनेक नारीवादी विद्वानों, विदुषियों द्वारा पितृसत्ता को लैंगिक असमानता, शोषण, अवमानना व हिंसा के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। वे इसे स्त्री पर हो रहे शोषण और अत्याचारों को उत्पन्न करने की जड़ के रूप में देखते हैं। यदि परिवार को देखें तो वह एक उदारवादी संस्था है। यह सभी सदस्यों के हितों पर काम करती है। यदि परिवार का उदाहरण ले तो परिवार एक उदारवादी संस्था माना जाता है और यहाँ सभी सदस्यों के हित को लेकर काम करती है, परंतु उनके अनुसार यह एक अलोकतांत्रिक संस्था होती है। परिवार में पारिवारिक और वैयक्तिक निर्णयों को लेने के लिए या तो स्त्रियों का मत को अनुपयुक्त माना जाता है, मतलब जरूरी नहीं माना जाता है, या उन्हें अधिकारों से वंचित किया जाता है। तब इसका मतलब हुआ कि परिवार सभी से होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन परिवार में कोई भी डिसीजन स्त्री अगर लेती है तो उसे गलत माना जाता है समाज के द्वारा, या समाज के द्वारा स्त्रियों को कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं मिला हुआ होता है, या उन्हें इन अधिकारों से वंचित रखा जाता है। ये परिवार का सदस्य होते हुए भी पुरुषों के अधीन रहने वाली वस्तु से अधिक कुछ नहीं मानी जाती। शताब्दियों से चली आ रही इस व्यवस्था को धार्मिक परंपराओं, रिवाजों और मान्यता की वैधता प्राप्त है। इस संबंध में नारीवादियों द्वारा सदैव मनुस्मृति का उदाहरण पेश किया जाता है। इसमें स्त्रियों के लिए नियोजित किए गए कर्मकांड और क्रियाकलाप पुरुषों से अलग और अपेक्षाकृत दुष्कर है। विधवा स्त्री को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं है। उन्हें अनेक प्रकार के निषेधों का पालन पूरे जीवन भर करना पड़ता है, परंतु पुरुषों के लिए ऐसी परिस्थिति में प्रावधान ही अलग है। जिस प्रकार महिला को बहुत सारे तौर तरीकों पे चलना होता है, लेकिन समाज में पुरुषों का ऐसा तौर तरीका पे नहीं चलना होता। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलिए वीडियो देखते हैं। जेंडर और समानता में विद्यालय की भूमिका। विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है। वर्तमान में विद्यालय केवल अध्ययन अध्यापन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
लैंगिक भेदभाव को समाप्त तथा जागरूकता लाने में विद्यालय की अहम भूमिका है। मतलब विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पुरुष और स्त्री मतलब लड़का और लड़की के भेदभाव को कम किया जाता है और यहीं से बढ़ावा मिलता है, क्योंकि विद्यालय में जिस तरह जो कार्य पुरुष विद्यार्थियों को दिया जाता है वही कार्य महिला विद्यार्थियों को भी दिया जाता है। जो कार्य पुरुष विद्यार्थी कर सकते हैं महिला को भी बताया जाता है कि वो कार्य वो भी कर सकते हैं। परीक्षा में दोनों भाग ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पुरुष से ज़्यादा नंबर महिला का आता है, तो भेदभाव को कम करने में ज़्यादातर सबसे पहली भूमिका विद्यालय की ही है। अगला टॉपिक आता है शिक्षण विधि। जिस ढंग से शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। एक और तो उसके अंतर्गत अनेक प्रणालियों एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती है, दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी सम्मिलित की जाती है। कभी कभी लोग युक्तियों को भी विधि मान लेते हैं, परंतु ऐसा करना भूल जाते हैं। युक्तियाँ किसी विधि का अंग हो सकती है, संपूर्ण विधि नहीं। मतलब कोई भी चीज़ पढ़ाना ये शिक्षण हुआ, लेकिन पढ़ाने का एक तरीका होता है। युक्ति मतलब कोई एक तरीका होता है, लेकिन ऐसा ही नहीं कि एक तरीका से ही पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी होता है जो तरीका से समझ जाता है, लेकिन ऐसा सब विद्यार्थी नहीं होता है जो इस तरह के तरीका से समझ जाएगा। इसलिए सभी को पढ़ाने का भिन्न भिन्न तरीका होता है। ऐसा तरीका से पढ़ाया जाए जो सब समझ जाए, कोई भी विद्यार्थी को असुविधा नहीं हो। कक्षा में छात्र सहभागिता कैसे बढ़ाए। एक छात्र की जन्मजात प्रतिभा और कमजोरियों की पहचान करना शिक्षक का कर्तव्य है, जिससे कभी अंतर्निर्मित शक्तियों को भी समझा जा सकता है। बहुत सारे लोग जो महसूस करते हैं कि छात्र जीवन आसान है क्योंकि उसमें कोई कठिनाई और आघात नहीं होता, लेकिन यह सच नहीं है। आप जितने अच्छे विद्यार्थी हैं यह निर्धारित करता है कि आप जीवन के बाद में कैसे सफल हों। इसमें यहाँ एक शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका का हिस्सा निभाता है। मतलब शिक्षक ही समझता है कौन छात्र एवं कौन छात्राएं समझने में अक्षम है, तो शिक्षक और शिक्षिका जो भी है वो छात्र और छात्रा को उस प्रकार से समझाता है। जैसे कोई कठिन सवाल कोई विद्यार्थी एक बार में समझ जाता है और कुछ विद्यार्थी नहीं समझता है। जो नहीं समझता है उसको 2 बार में समझा के उसको समझाना ये पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो हम लोग का यहाँ पर यूनिट समाप्त हो गया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब क्लास अंकुर राजा को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.thehindikp.com को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।